बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार एजुकेशन लेक्चर सीरीज़। आज हम एमडी कैट फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये इस कोर्स का हमारा सेकंड लेक्चर होगा। टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमारे पास टॉपिक हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम और लास्ट टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, एक शख्स यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस पाथ से होते हुए इस पॉइंट पर आकर एंड कर देता है। ये जो पाथ था जिसके ऊपर वो मूव कर गया है, तो ये पाथ हमारे पास इसका एक्चुअल पाथ है और इस एक्चुअल पाथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक से आपने जो बातें याद रखनी है एमडी कैट के लिए, एक हमारे पास डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यूनिट और डायमेंशन दोनों के सेम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन होती है। अगर आप गौर करें तो इसके हर पॉइंट पे डिस्टेंस के पाथ पर हर पॉइंट्स पे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और एक पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे कि हमेशा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। इक्वल हो सकता है, फ़र्ज़ करें एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिक्स डिस्टेंस था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। वही बात हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इनको याद भी रखना है। डिस्टेंस को अगर हम डिस्प्लेसमेंट पर डिवाइड करें तो हमेशा आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिस्टेंस में हमारे पास ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। कैन नॉट बी लेस देन 1। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ इस एग्जाम्पल से, पेंडुलम की। फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ से पेंडुलम चलना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, यहाँ से होते ही इस पॉइंट पर आता है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से मूव करके दोबारा इस पॉइंट पे चला जाता है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता मूविंग ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि ये प्रॉपर मूव करके यहाँ से गया है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, इफ़ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज शॉर्टेस्ट देन द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। अगर हमारे पास ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा उस कंडीशन में। एमसीक्यूज़ एक डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये एमडी कैट का। फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम। पेंडुलम के मुतालिक ही है, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम ए कहते हैं। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड मीन्स कि यहाँ से मूव करके यहाँ पर आता है और फिर वापस यहाँ पर चला जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक 2a, फिर वापस 3a, फिर यहाँ से यहाँ तक 4a। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पहले डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो 4a सी ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम सेकेंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर जस्ट हमारे पास डेफिनेशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क है। स्पीड और वेलोसिटी हमारे पास दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी? एट एवरी मोमेंट चेंज इन डायरेक्शन, अगर हम गौर करें तो ये ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। बट चेंज इन डायरेक्शन
चेंजेज इट्स वेलोसिटी मीन्स के डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट स्पीड बीइंग स्केलर रिमेन सेम, स्पीड क्या हो रहेगी, सेम रहेगी। एस स्पीड इज़ जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, याद रखिएगा जो स्पीड होता है, स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। नेक्स्ट एवरी स्पीड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एवरी स्पीड के हमारे पास 3 डिफरेंट फार्मूले हैं 3 डिफरेंट कंडीशंस के लिए। कंडीशंस क्या क्या हैं ये आपने गौर से सुनना है। फर्स्ट कर लेते हैं, पहली कंडीशन हमने डिस्कस की है, डिस्टेंस सेम हो, S1 S2। S1 क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं एक शख्स फैसलाबाद से लाहौर गया है, तो ये फैसलाबाद से लाहौर हमारे पास S1 है, और अगर वो लाहौर से दोबारा वापस फैसलाबाद आता है तो ये वो डिस्टेंस हमारे पास S2 होगा। इसी तरह अगर वो फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए जिसको टाइम लगा था उसे वो T1, और वापस लाहौर से फैसलाबाद आते हुए जो टाइम लगा था वो T2। अगर डिस्टेंस और टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होती है, जो हमने रिसेंटली अभी फार्मूला डिस्कस किया है। लेकिन नेक्स्ट जो केस है हमारे पास ये थोड़े से टेक्निकल केस हैं, इसके MCQ से मैं आपको एक समझाता हूँ, फोकस कीजिएगा MCQs पे। अ पर्सन मूव फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद विद द स्पीड 60 की स्पीड से उसने मूव किया, कहाँ, लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए, लेकिन रिटर्न बैक टू लाहौर एट, वापस जब इस्लामाबाद से लाहौर आया तो किस स्पीड से आया है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर अगर स्पीड डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली टाइम भी डिफरेंट लगा होगा। 60 जब स्पीड थी तो जल्दी पहुँच गया होगा, जब 40 स्पीड थी तो देर में पहुँचा होगा। तो मीन्स के डिस्टेंस तो सेम है, लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस सेम था लेकिन टाइम सेम नहीं था। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगेगा वो ये होगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। वैल्यूज़ पुट करते हैं इस MCQs का आंसर निकालने के लिए, तो हमारे पास स्पीड कितनी आएगी, हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा है, यहाँ पर उसने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी पूछी हुई है। तो एवरेज वेलोसिटी लाहौर से इस्लामाबाद गया, दोबारा इस्लामाबाद से कहाँ आ गया, लाहौर, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये पहला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इसने स्पीड कितनी लिखी है 48 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी कितनी लिखी है 0 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह अगर डिस्टेंस सेम ना हो, टाइम सेम हो, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वो ये यूज़ होगा। ये तीनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन में से आपने जो जो चीज़ें याद रखनी है MD कैट के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो इसकी डेफिनेशन आ गई, फार्मूला आ गया, यूनिट और डायमेंशन वेक्टर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सेलरेशन में वो ये है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो आपने याद रखना है, वो फोर्स की डायरेक्शन के इक्वल होगी। मींस के जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये पॉइंट आपसे डिफरेंट MCQs में डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमें कहता है अगर किसी बॉडी के ऊपर जब तक हम फोर्स ना लगाएं तो वो अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। एक्चुअली ये लॉ हमें डेफिनेशन करता है, डिफाइन करता है फोर्स को, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह सेकेंड लॉ जिसको F = ma कहते हैं, ये फोर्स को मेजर करता है। और थर्ड लॉ हमारे पास एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है। इन तीनों लॉज के मुतालिक अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये नीचे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। अब जो डिफाइन करता है वो पहला लॉ करता है, लेकिन बच्चों को अक्सर दूसरा लॉ अच्छे से याद होता है F = ma, तो वो एक्चुअली सेकेंड पे टिक कर देते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है। फर्स्ट लॉ हमें एक्चुअली फोर्स को डिफाइन करता है, सेकंड लॉ फोर्स को मेजर करता है, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा जो भी हमारे पास ग्राफ होता है वो हमें दो चीज़ें देता है, एक स्लोप और एक एरिया। डिस्प्लेसमेंट को हमने वाई एक्सिस पे लिया, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, और पहले एट रेस्ट एक बॉडी रेस्ट पर है तो बेटा वो मूव नहीं करेगी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। अब स्लोप निकालने का तरीका है, स्लोप का फार्मूला आपने याद रखना है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वाई हमारे पास एक्चुअली क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं डेल्टा वाई की जगह डेल्टा डी पुट करता हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो स्लोप एक्चुअली हमें क्या देगी, इस केस में स्लोप हमें वेलोसिटी की वैल्यू देगी। और एरिया क्या होगा यहाँ पे, मींस के जो एरिया अंडर द कर्व है ये कौन सी क्वांटिटी देगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गौर से देखिएगा। 1/2 बेस मल्टीप्लाई पेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास, टाइम है टी, और परपेंडिकुलर क्या है, डी। ये हमारे पास फिज़िक्स में कोई क्वांटिटी नहीं होती, मींस के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं देता। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमें कौन सी क्वांटिटी देता है, तो याद रखिएगा ये हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोप जो हमें देती है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है, और एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्टेंस देता है। पहला ग्राफ अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रही है, तो एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ तो यहाँ पर कांस्टेंट तो है एक्सेलरेशन, मींस के स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरह यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर स्लोप है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर स्लोप ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या है हमारे पास, ज़ीरो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, वो डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सच दैट मूविंग अपवर्ड इट्स एक्सेलरेशन इज टेकन एज -9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड ऑन द कम बैक एट, एक एक्सेलरेशन में नेगेटिव में दी है, एक पॉजिटिव में दी है। मींस के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में होती है, और जब नीचे आता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। What will the angle between A and A bar? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट जल्दी से एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं एक नीचे जा रहे हैं, एंगल को 180 टिक कर देते हैं। बेटा ये रॉन्ग आंसर है। अगर आप मैंने अभी जो आपको थोड़ी स्लाइड से पहले अभी आपको एक पॉइंट बताया है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, और ड्यू टू ग्रेविटी है तो हमारे पास वो जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ की तरफ है, मींस की ग्रेविटी की तरफ है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 0 डिग्री बनेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द ग्रेविटी उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है, मींस की ग्रेविटी की तरफ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ऐसे MCQs को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो 1 सेकंड में उसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड कम होगी, और जब वो मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर 100 कब होगी, 100 डेफिनेटली 1 सेकंड में कितनी हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 100 कब होगी, 10 सेकंड्स में होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे से जितने भी MCQs होंगे आप इसी ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है या स्पीड कम होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं इन टॉपिक्स के रेलिवेंट। एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, what will be the ratio of distance covered by in 1 second, 2 second, 3 second respectively।
जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो अंडर द ग्रेविटी तो हमारे पास फार्मूला होता है उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 1/2 GT²। जी हमारे पास कांस्टेंट होता है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड जब हम पुट करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 20 मीटर आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 40 मीटर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। रेशो निकालेंगे तो 1:4:9 आ जाएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। इससे मिलता जुलता है एक और एमडी कैट में क्वेश्चन आता है जिससे जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। बस सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखें, एन ऑब्जेक्ट अलाउड टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विल बी द रेशियो डिस्टेंस कवर्ड बाय इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वहाँ पर क्या था 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। यहाँ पर क्या है 1 फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड। फर्स्ट सेकंड में तो जैसे हमने ऊपर फार्मूला लगाया इसी तरह फार्मूला सारा प्रोसीजर करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कितना आ जाएगा 5 मीटर डिस्टेंस। लेकिन जब सेकंड निकालेंगे तो 20 आएगा, लेकिन उसने सिर्फ सेकंड का पूछा है तो सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी सेकंड में हमारे पास उसका डिस्टेंस 15 मीटर। और इसी तरह थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो 20 मीटर। जब इसकी रेशो निकालेंगे तो रेशो आ जाएगी हमारे पास 1:2:3। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसने 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड पूछा है या फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड पूछा है, क्योंकि इस केस में हमारे पास 1 2 में भी काउंट हो रहा है और 2 3 में भी काउंट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है जस्ट सेकंड्स में डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम, सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास। हमारे वेक्टर सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी P = mv। P हमारे पास लीनियर मोमेंटम को शो करता है। एक और एंगुलर मोमेंटम हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने आपको अभी उसके बारे में नहीं बताया। और इसका यूनिट ये होता है हमारे पास। दूसरा इम्पल्स, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, आपने बस इसका फार्मूला और यूनिट याद रखना है। व्हेन वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ये आपने एफएससी में पढ़ चुके हैं, बस आपने इसका फार्मूला और यूनिट याद रखना है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड। इससे रेलिवेंट हमारे पास एक एमसीक्यू है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो उसके वेट के इक्वल होता है, और W = क्या होता है mg। तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले कंजर्वेशन में ये डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम की, द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ओनली इंटरसेक्टिंग पार्टिकल कैन अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। मीन्स कि अगर कोई बाहर से फोर्स ना लग रही हो तो सिस्टम के ऊपर, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम बात करते हैं, हम क्या इसमें डेफिनेशन में भी ये बात करते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मीन्स के टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ m एंड v हम ऑलवेज कांस्टेंट होगा। जो दो क्वांटिटीज़ अगर हमारे पास कांस्टेंट हैं तो याद रखिएगा वो दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ाने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है और इस पॉइंट को भी याद रखना है कि दो क्वांटिटीज़ अगर कांस्टेंट हैं तो वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। नेक्स्ट है अ फाइटर प्लेन चेजिंग अनदर ओपन फायर देन। हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इट्स स्पीड विल डिक्रीज, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, इट्स स्पीड विल रिमेन सेम, इट विल हैव लेस मोमेंटम देन विल फायर। अब बेटा एक फाइटर प्लेन जब दूसरे को चेज कर रहा है और उसने कोई मिसाइल उसको एक तरफ फायर किया है, तो जब वो मिसाइल फायर करेगा तो डेफिनेटली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसके से रेलिवेंट हमारे पास यहाँ पर डी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसी से रेलिवेंट एक और एमसीक्यूज एमडी कैट में आते हैं। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन देन गन रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज़ वेरी स्मॉल। डेफिनेटली गन की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है,
लेकिन क्यों उसका मैस क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बुलेट बिगिन स्मॉलर इन मैस, डेफिनेटली गोली का जो मैस होता है वो कम होता है, एंड मच ग्रेटर वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। बोथ हैव सेम मोमेंटम, बिल्कुल ठीक पॉइंट है, और हमारे पास इस MCQs का डी ऑप्शन ठीक होगा। एक्चुअली होता क्या है, गन का जो मैस होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, लेकिन मोमेंटम गन और बुलेट में सेम होता है। बुलेट का मैस कम होता है और वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स के दोनों को मोमेंटम सेम इक्वल पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार एजुकेशन लेक्चर सीरीज़। आज हम MD-CAT फिज़िक्स का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन में आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि MD-CAT के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई ऑब्जेक्ट XY एक्सिस में मूव करे, मीन्स के 2 डायमेंशनली मूव करे, और उसकी वेलोसिटी के हमारे पास 2 कंपोनेंट हो, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में 2 टाइप्स हैं हमारे पास, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल और लीनियर प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं, हम ज़मीन से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं एट सम एंगल, और ये ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए दोबारा ज़मीन पर आ जाता है। लीनियर प्रोजेक्टाइल में हमने ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो होता है। जस्ट हम इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे और ये एक पाथ बनाते हुए दोबारा ज़मीन पर आ जाएगा। आगे जाके हम इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर प्रोजेक्टाइल। लीनियर प्रोजेक्टाइल को सबसे पहले हम इस पॉइंट्स का डिस्कस कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल सबसे पहले हमारे पास याद रखिएगा आप लोग के एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसको लीनियरली थ्रो कर रहे हैं। यहाँ से जो हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे वो जस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन जो होगी, जो वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका होगा वो 0 होगा, जबकि लीनियर जो कंपोनेंट है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर कह रहे हैं वो VI के इक्वल होगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो हो जाएगा, तो जैसे ही ये हवा में जाएगा तो ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब अट्रैक्ट करेगी तो ये जो बॉल है हमारे पास, ये एक पाथ बनाते हुए दोबारा ज़मीन पर आएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड डाउनवर्ड, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा तो क्या क्या चेंजिंग आएगी। Vx इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MD-CAT में आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपने याद रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगेगी। जबकि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और ज़मीन से टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर हम टोटल वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास Vx हमने अभी देखा कि वो चेंज नहीं होगी, जबकि Vy कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आएगी बॉल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो डेफिनेटली टोटल वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट थी और ये वेलोसिटी क्या थी, ये ज़मीन वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। तो हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, वो इंक्रीज़ होती रहेगी जैसे जैसे बॉल ज़मीन की तरफ जाती रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट कर लेना है किसी जगह पर।
नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन टू फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या मुराद है, मींस कि ये जो डिस्टेंस है जिसको हम कह रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लीनियर प्रोजेक्टाइल में हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है y=1/2gt², और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस कि ये वाला डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है x=vt। ये x वही डिस्टेंस वाला जो सिंपल हम फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं 9-10 से s=vt, यहाँ पे इसको x कह रहे हैं क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं x से और ये वाला डिस्टेंस डिनोट करते हैं y से। एक MCQs देख लेते हैं इससे रेलिवेंट। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्टिकल डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 सेकेंड्स। हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन अगर आप फार्मूले पे गौर करें तो हमारे पास जस्ट हमें टाइम की वैल्यू रिक्वायर्ड है, बाकी दोनों वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें कैसे पता लगेगा कि जो क्वेश्चन आया है ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल से आया है या लीनियर प्रोजेक्टाइल से। अगर आप गौर करें स्टेटमेंट पे तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली जो होता है हमारे पास ये लीनियर प्रोजेक्टाइल होता है, मींस के यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें फार्मूले में तो हमारे पास 1/2g की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास आंसर आ गया y=45 मीटर। तो इस MCQ में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मींस कि इस पॉइंट की बात हो रही है। इस पॉइंट पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि एंगल ज़ीरो नहीं होगा, एंगल ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर हमारे पास दोनों जो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के वो मौजूद होंगे। मींस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा, vi cos थीटा के। ये हमारे पास किसके इक्वल है, vi cos थीटा के। और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होगा vi sin थीटा के। लेकिन याद रखिएगा हॉरिजॉन्टली फोर्स हमारे पास ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी कि हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास एयर फ्रिक्शन ज़ीरो होगी, और एयर फ्रिक्शन ज़ीरो है तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। फोर्स ज़ीरो है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, MDCAT में किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं व्हेन वाइल मूविंग अपवर्ड इट कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम होता चला जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे वो जाके ज़ीरो हो जाएगा। और फिर दोबारा से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट फिर ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पे फोकस करें तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, हॉरिजॉन्टल का जो मैग्नीट्यूड है वो पूरी मोशन में सेम रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारे पास जो उसके वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी प्रोजेक्टाइल के केस में, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल के केस में एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस पॉइंट के ऊपर बहुत से हमारे पास MCQs बन सकते हैं और बनते रहे हैं MDCAT में, तो इसके कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है जब वो ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ज़ीरो होगा जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कह रहे हैं, वो ज़ीरो होगा। अगर आप गौर करें यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन। थर्ड पॉइंट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इस पॉइंट पर भी हमारे पास
काइनेटिक एनर्जी का एक कंपोनेंट ज़ीरो होगा, दूसरी जो उसकी टाइप होगी जिसको हम हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं वो ज़ीरो नहीं होगी। ये नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल, काइनेटिक एनर्जी वर्टिकल। इस पॉइंट पे जाके हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, जबकि हमारे पास जो वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी। ये पॉइंट भी अक्सर एमडीकैट में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। और अगर हमें किसी भी एमसीक्यूज़ में ये कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड करें या पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड करें, तो उसके फार्मूले आपने याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा K.E, हमारे पास काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को सबसे पहले हम देखेंगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला हमारे पास होता है, एफएससी में हमने बार बार इसको डिस्कस किया हुआ है, VI² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। इस फार्मूले से आपने दो रिलेशन याद रखने हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। पहला रिलेशन है हमारे पास हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VI² इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होगी। सवाल अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हाइट को अगर हम डबल करें तो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ होगी, या हाइट को अगर हम हाफ करें तो वेलोसिटी कितनी डिक्रीज़ होगी। तो आपको अगर ये रिलेशन याद है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। इसी तरह हाइट का रिलेशन ग्रेविटी से भी आपने याद रखने कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट ग्रेविटी से। और तीसरा पॉइंट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में जो आपने याद रखना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा प्रोजेक्टाइल, जब हमारे पास एंगल क्या होगा 90 डिग्री। 90 की से क्यों मैक्सिमम हाइट अचीव होती है, क्योंकि हमारे पास sin 90 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का वही फार्मूला जो हमने एफएससी में पढ़ा था, 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाय G। और इसके भी ये दोनों रिलेशन आपने याद रखना है कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वेलोसिटी और T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के। इसी तरह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ से बन जाते हैं अक्सर एमडीकैट में। तो आपने याद रखना है इसका फार्मूला भी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अगर आप गौर करें रेंज में भी स्क्वायर के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर हाइट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीनों केसेस में टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तीनों में ग्रेविटी क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे मैक्सिमम रेंज उस वक्त अचीव होगी जब हमारे पास एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एमडीकैट में किसी भी तरह का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉर्क। टॉर्क की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का फार्मूला होगा R क्रॉस F, और जब ये क्रॉस प्रोडक्ट को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास sin थीटा आएगा। डायग्राम से समझते हैं टॉर्क एक्चुअली हमारे पास होता क्या है। फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास फुलक्रम है, यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास फोर्स लग रही है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, और इसको D से डिनोट किया हुआ है डायग्राम से, लेकिन फार्मूला हमारे पास R से डिनोट किया गया है। आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एंगल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट एंगल याद रखिएगा दो वेक्टर्स की टेल के दरमियान होता है। हमने एंगल यहाँ पर नहीं बनाया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एंगल बनाया है, और यहाँ पर इस डायग्राम में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मींस के इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मूव करवाया जा रहा है, और ये जो है हमारे पास ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मींस के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। और जो n है हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट टॉर्क से जो हमारे पास एमसीक्यूज़ अक्सर आ जाते हैं वो आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं।
इफ फोर्स एफ एक्ट परपेंडिकुलरली ऑन पॉइंट ओ पॉइंट, इस पॉइंट को कहा जा रहा है, मींस के इस फल्क्रम पॉइंट को ओ कहा जा रहा है, देन नो टॉर्क इज प्रोड्यूस। पूछा जा रहा है अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगे तो टॉर्क क्यों पैदा नहीं होता। ऑप्शन है हमारे पास 0 डिग्री एंगल की वजह से, 90 डिग्री एंगल की वजह से, मोमेंटम आर्म जीरो की वजह से, नन ऑफ दीज। अगर आप फोकस करें, पहले फोर्स इस पॉइंट पे लग रही थी, मोमेंट आर्म हमारे पास डी थी जिसको हम टॉर्क आर्म भी कहते हैं। अगर यही फोर्स हमारे पास इस पॉइंट पे लगे तो मोमेंट आर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर मोमेंट आर्म ज़ीरो है तो अगर आप फार्मूले पे गौर करें तो अगर मोमेंट आर्म ज़ीरो है तो हमारे पास टॉर्क भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मोमेंट आर्म इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल टॉर्क बिकम हाफ ऑफ इट्स मिनिमम। हाफ ऑफ इट्स मिनिमम मीन्स के मिनिमम कितना होता है, ज़ीरो होता है टॉर्क हमारे पास। तो साइन थीटा जो होता है हमारे पास वो 90 पर मैक्सिमम होता है। तो हाफ कितने पे होगा, 30 पे होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो अक्सर बच्चों से गलत हो जाता है, उसकी रीज़न भी मैं भी आपको बताता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़, ऑप्शन है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नो टॉर्क इन इट। बच्चे क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ अर्थ जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो वो ए ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है, याद रखिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एंगुलर स्पीड जो होती है हमारे पास वो ज़ीरो होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो। और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो टॉर्क भी ज़ीरो होगा। इट्स मीन डैट कि टॉर्क सिर्फ मूविंग बॉडी का नहीं होता, टॉर्क उस बॉडी का होता है जिसकी हमारे पास एंगुलर स्पीड चेंज हो रही हो। अर्थ का कोई टॉर्क नहीं होता, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इस MCQs में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था, नो टॉर्क इन इट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम, जो कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन है सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। एक बात आपने याद रखनी है, अगर कोई बॉडी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे तब वो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम पर होगी। अगर वो किसी एक कंडीशन को फुलफ़िल करे और एक कंडीशन को फुलफ़िल ना करे तो उसको हम कहेंगे वो पार्शली इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार एजुकेशन लेक्चर सीरीज़। आज हम MD-CAT फिज़िक्स का 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन में आज हमारे पास टॉपिक हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, पावर, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्क। सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन देखते हैं। When a force acts on a body and body covers some distance in the direction of force, then work is done. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो उसे हम वर्क डन कहते हैं। यहाँ पर वर्क डन का फार्मूला हमारे पास W इज इक्वल टू F डॉट D। जब हम डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास cos थीटा आएगा। और यहाँ पर MD-CAT का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से वो ये है, ये जो थीटा है, जो एंगल है, एक्चुअली ये एंगल हमारे पास वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान होता है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, एक वेक्टर की टेल ले लेते हैं, एक का हेड ले लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये थीटा जो है एक्चुअली ये दोनों वेक्टर्स की फ़र्ज़ करें, ये फोर्स का वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, तो ये जो थीटा है ये दोनों वेक्टर्स की टेल के दरमियान एंगल होता है, ना कि हेड के दरमियान।
इसी से रेलिवेंट एक एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये डेफिनेशन ऐसी बैठ जाती है कि वो हर एमसीक्यूज़ को इस डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। एमसीक्यूज़ क्या है हमारे पास? ड्यूरिंग द वर्क डन इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट सेम देन वर्क डन इज़ इक्वल टू। अब वो कह रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो क्या वर्क डन ज़ीरो होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा? यह डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। याद रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर ज़ीरो को टिक कर देते हैं। ये रॉन्ग आंसर है हमारे पास। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है फिर भी वर्क डन हमारे पास एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर आप फार्मूले पर गौर करें तो एफ डी कॉस थीटा यहाँ पर वर्क डन एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर 90 एंगल होगा फिर ज़ीरो होगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ वर्क डन ज़रूर होगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम वर्क डन की बात कर लेते हैं। अब मैक्सिमम वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होता है हमारे पास? अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री है तो कॉस 0 जो होता है हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर आएगा W इज इक्वल टू एफ डी। ये मैक्सिमम वर्क डन है और पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क डन है। लेकिन अगर हमारे पास एंगल 180 डिग्री है तो cos 180 हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो आंसर आएगा हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस एफ डी। इसको हम कहेंगे नेगेटिव मैक्सिमम वर्क डन। ये भी वर्क डन होगा और मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव वर्क डन होगा। इसी तरह हमारे पास मिनिमम वर्क डन, जब वर्क ही ना हो, मींस के 90 डिग्री हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल cos 90 ज़ीरो को इक्वल होता है, तो पूरी वैल्यू को क्या कर देगा? ज़ीरो कर देगा। यहाँ पर एमडी कैट के मुतालिक एक क्वेश्चन आता है, अक्सर आ जाता है। ये पॉइंट आपने लिख लेना है किसी जगह पर कि सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट में वर्क डन ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान सर्कल के हर पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा? सर्कुलर मोशन में ज़ीरो होगा। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास जॉल के इक्वल होता है, मींस के जॉल हमारे पास एसआई यूनिट है वर्क का, लेकिन जॉल हमारे पास न्यूटन मीटर के भी इक्वल होता है। लेकिन न्यूटन मीटर वर्क का एसआई यूनिट नहीं है। न्यूटन मीटर एक्चुअली हमारे पास टॉर्क का एसआई यूनिट होता है। तो अक्सर एमसीक्यूज़ में ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं, तो आपने याद रखना है जॉल जो होता है हमारे पास वो वर्क का एसआई यूनिट है, लेकिन न्यूटन मीटर टॉर्क का एसआई यूनिट है, वर्क का एसआई यूनिट नहीं है। लेकिन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। इस बारे में हमने जो डिस्कशन की थी वो पहले लेक्चर में भी की थी। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं सुना तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहला लेक्चर सुन सकते हैं। डायमेंशन दोनों की सेम होती है, तो आपने डायमेंशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मींस के फोर्स हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो ये टॉपिक है हमारे पास। इसका टोटल वर्क डन हम कैसे फाइंड करते हैं? इसका टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं, फिर हर पैच का वर्क डन फाइंड करते हैं और फिर एंड पे टोटल वर्क डन के लिए सब को ऐड कर देते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना है टोटल वर्क डन का। और जो एरिया अंडर द कर्व होता है एक्चुअली वो हमें क्या देता है? एरिया देता है। ये भी एमडी कैट में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। जब हमने ये बुक में टॉपिक पढ़ा था, एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आते हैं और 3 डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन तीनों डिफरेंट पाथ से हमारे पास जो वर्क डन आता है वो सेम आता है -mgh। अगर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो याद रखिएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन हमारे पास सेम आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? अ कंजर्वेटिव फील्ड इज़ वन in which work done between 2 points is independent of path। हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम जिस मर्जी पाथ को फॉलो करके इन 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करें, अगर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो हमारा वर्क डन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट,
कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। फ्रिक्शनल फोर्स, प्रोपल्जन ऑफ फोर्स ऑफ रॉकेट, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये भी हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव होती है, ये भी नॉन कंजर्वेटिव होती है, ये भी नॉन कंजर्वेटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ग्रेविटी। अलोंग ग्रेविटी मीन्स के ज़मीन की तरफ मूव कर रहा है। देन वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहली चीज़ क्या पूछ रहा है आपसे, वर्क डन क्या होगा। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मीन्स कि एंगल हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो वर्क डन तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम लास्ट स्लाइड में पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट क्या पूछे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर से जैसे जैसे नीचे ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इस केस में हमारे पास ये ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई। यहाँ पर अगर आप गौर करें फार्मूले के ऊपर, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास पावर का फार्मूला होता है। पावर के काफ़ी फार्मूले हम बना सकते हैं, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें वर्क डन का, अगर हमारे पास वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो पावर का फार्मूला बन जाएगा 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टी। अगर वर्क इक्वल होता है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तब पावर का फार्मूला क्या बनेगा, mgh डिवाइडेड बाय टी। तो आपने याद रखना है पावर के डिफरेंट फार्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं। ऐसा ही यूनिट पावर का होता है हमारे पास वाट, तो ये आपने याद रखना है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर वाट से अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 किलोवाट हर। अब ये जो यूनिट है ये पावर का यूनिट नहीं है, क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट वाट है। तो यहाँ पर वाट के साथ टाइम भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये एनर्जी का यूनिट है और ये इसकी वैल्यू होती है 3.6 10⁻⁶ जूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MTCAT का क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है कि ये किलोवाट हर हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है, पावर का यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने आपकी बुक से चेंज की है, क्योंकि बुक में अक्सर बच्चे उस डेफिनेशन की वजह से बहुत से MCQs MTCAT में गलत कर देते हैं। बुक में लिखी हुई है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आपने क्या करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तब भी वर्क डन होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है तब भी वर्क डन होता है। इवन के किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी चेंज होती है तो हमारे पास वर्क डन होता है। ये वर्क डन के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई एनर्जी क्या हो, कन्वर्ट हो, कोई ना कोई एनर्जी क्या हो, चेंज हो। इसी से रेलिवेंट एक MCQs देख लेते हैं। अ लोडेड एंड अनलोडेड बस आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी आर बोथ स्टॉप्ड बाय इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मीन्स के ब्रेक्स पे भी दोनों पे सेम लगी है। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स MCQs को रियल लाइफ में रख के सोचते हैं कि लोडेड बस है, एक अनलोडेड है, लोडेड बस स्पीड स्लो चलेगी, अनलोडेड स्पीड से चलेगी। बेटा ऐसा नहीं होगा, ये पॉइंट आपने दिमाग में बिठा के रखना है। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और दोनों के ऊपर लगने वाली रिटार्डिंग फोर्स मींस के ब्रेक्स भी सेम हैं, तो याद रखिएगा दोनों डिस्टेंस भी इक्वल ट्रैवल करेंगी, ना कि एक बस ज़्यादा दूसरी कम। तो यहाँ पर हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसके दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, एक फ्रिक्शन के साथ और एक फ्रिक्शन के अलावा। सबसे पहले विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन मींस के ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया और यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी फ्रिक्शन नहीं थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है।
लेकिन ये हमारे पास एक आइडियल केस है। रियल में क्या होता है, रियल में हमारे पास एयर फ्रिक्शन आ जाती है और बहुत सी फ्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। तो क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में, और ये जो वर्क डन होता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी और हमारे पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि एक फ्रिक्शन फैक्टर साथ ऐड ज़रूर होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, और एमडी कैडमी इक्वेशंस के रेलिवेंट भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बेशक वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और लास्ट हमारे पास है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है बुक से, सिंपल है, रीडिंग आपने इसकी लाजमी करनी है। और स्पेशली जो हमारे पास है यहाँ पर सोलर एनर्जी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी, ये लास्ट पेज है हमारे इस चैप्टर का, तो इसको लाजमी आपने रीड करना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार एजुकेशन लेक्चर सीरीज़। आज हम एमटीकैट फिज़िक्स का 5th लेक्चर डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 को कवर करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमारे पास टॉपिक हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन, सेंटीपिटल फोर्स, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। पहला टॉपिक है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एक डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट करें, एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वो ए पॉइंट से मूव कर बी पॉइंट पर जाता है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका फार्मूला हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ हमारे पास एस है और रेडियस आर है, और रेडियन हमारे पास इसका एसआई यूनिट है। एमटीकैट के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से जो आपने याद रखना है, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा। अगर डेल्टा थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तब हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी, और इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे। फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और थंब इंडिकेट करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यूनिट हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 डिफरेंट यूनिट होते हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन, रेडियन, लेकिन आपने याद रखना है रेडियन हमारे पास एसआई यूनिट है। बाकी यूनिट्स के भी हम अभी रिलेशंस फाइंड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल में कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचता है, तो टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगा 2 पाई आर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। यहाँ पर आर आर से कट जाएगा, तो हमारे पास 1 रेवोल्यूशन इक्वल आएगा 2 पाई रेडियन के। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, तो हम इसी को कैरी करते हैं इसी पॉइंट से। 1 रेवोल्यूशन का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई को दूसरी तरफ लेकर जाकर हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। इसी तरह वो आपसे 1 डिग्री के बारे में भी पूछ सकता है, तो यहीं से हम वैल्यू 1 डिग्री की भी निकाल सकते हैं। 57 को दूसरी तरफ लेकर जाकर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 0.0174 रेडियन। ये तीनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, एमटीकैट में इसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट,
एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है? हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास सिंपल क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। डायरेक्शन इसकी हमारे पास उसी तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होती है और इसका यूनिट होता है हमारे पास रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमडी कैट के हवाले से आपने कुछ पॉइंट्स इसमें से लाजमी याद रखने हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन में यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मींस के वेलोसिटी हमारी चेंज ना हो रही हो, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? ज़ीरो। तो हमारे पास ये कंप्लीट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। और इसी तरह अगर एक्सेलरेशन हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हमारे पास टॉर्क भी ज़ीरो होगा, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला होता है हमारे पास टॉ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। अल्फ़ा ज़ीरो है तो टॉर्क भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमडी कैट के हवाले से, ये आपने याद रखना है। और इसका यूनिट हमारे पास रेडियन पर स्क्वायर सेकंड होता है। और डायरेक्शन के हवाले से भी बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। याद रखिएगा, डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी डायरेक्शन के बारे में। अगर रोटेशनल स्पीड ज़्यादा हो रही है, मींस कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को अपने जहनों में रखना है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। हमने 3 रिलेशन पढ़े थे, वही बुक वाले रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि S इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर हमारे पास ये जो रिलेशन है ये लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। इसी तरह वी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी को शो कर रहा है और यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी ए हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फ़ा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 9th-10th लेवल से। यहाँ पर वही इक्वेशंस को हम ट्रांसफॉर्म किस में कर देते हैं? एंगुलर इक्वेशंस में। एंगुलर इक्वेशंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? v की जगह पर हम ओमेगा लिख देते हैं, a की जगह पर हम अल्फ़ा लिख देते हैं और जस्ट s की जगह पर हम थीटा लिख देते हैं। तो ये तमाम इक्वेशंस जो हैं हमारे पास ये एंगुलर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इक्वेशंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेंटीपिटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडी कैट के हवाले से। सेंटीपिटल फोर्स हमें रिक्वायर्ड होती है स्ट्रेट पाथ मोशन को सर्कुलर पाथ मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, और इसकी जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड सेंटर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एफ सी इज़ इक्वल टू, एफ सी का मतलब सेंटीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें आर ओमेगा तो इसका एक फार्मूला बन सकता है हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एमडी कैट के हवाले से इस टॉपिक में, सेंटीपिटल फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर हम डायग्राम पे गौर करें तो ये जो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है ये हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने। और तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। ये आपसे किसी भी तरह पूछा जा सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है या नहीं, तो आपने याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ टॉर्क।
अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अभी हमने देखा कि हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती, तो इस केस में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। An object move in a circular path. If we increase its velocity 2 times, then its centripetal force, अब सेंटीपिटल फोर्स के बारे में पूछ रहा है, वेलोसिटी को उसने इंक्रीज़ किया है, तो अगर हम फार्मूले पर गौर करें, वेलोसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली हमारे पास फोर्स जो होगी वो 4 टाइम इंक्रीज़ होगी, तो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसा सा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे चैप्टर से जो MD-CAT में अक्सर आ जाते हैं, उनको मैंने यहाँ पर तरतीब से लिखा है। इफ़ एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू ग्रेविटी फॉर सेटेलाइट, सो देयर अपेरेंट वेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम कहते हैं वेटलेसनेस। ये आपने टॉपिक बुक में भी पढ़ा होगा। अगर एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटी के इक्वल हो जाए सेटेलाइट में, तो हमारे पास वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला भी आपने याद रखना है, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला भी आपने याद रखना है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी में फ्रिक्वेंसी का उसकी फ्रिक्वेंसी भी आपने याद रखनी है, और रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए और इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ही ऑर्बिट है, इसलिए इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार एजुकेशन लेक्चर सीरीज़। आज हम MD-CAT फिज़िक्स का 6 लेक्चर डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 को कवर करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन में आज हमारे पास टॉपिक हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फेज, सिंपल पेंडुलम, और लास्ट टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज का हमारा पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन एंड रिपीट इट्स मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं हमारे कोर्स में, सिंपल पेंडुलम, और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम। कुछ पॉइंट्स को साथ साथ कवर कर लेते हैं, बाद में हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इन सिंपल पेंडुलम हमारे पास 3 कंडीशंस होनी लाजमी है। पहली कंडीशन है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मींस के पेंडुलम का जो स्ट्रिंग होगा वो इन एक्सटेंसिबल हो। दूसरा, उसका बॉब जो है वो हैवी बॉब हो। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कंडीशन है वो ये है, उसकी जो सपोर्ट है वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट, दूसरी एग्जांपल जो है हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक मैस को हम स्प्रिंग से अटैच करते हैं और एक पॉइंट पर जाकर इस मैस को छोड़ देते हैं। जैसे हम इस पॉइंट पर लेकर आते हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर स्टोर हो जाती है, जो इसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाती है। लेकिन ये मीन पोजीशन पर जाकर रुकता नहीं है, इनर्शिया की वजह से यहाँ से आगे मूव कर जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू M में रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास इक्वल होती है -kx के। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -k/m इंटू x। अब यहाँ पर k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और m भी तीनों केसेस में, तीनों कंडीशंस में अगर आप देखें तो मैस भी चेंज नहीं हो रहा। तो इन दोनों को अगर हम कांस्टेंट कंसीडर करें तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन है और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन भी इसी चीज़ को शो कर रहा है। MD-CAT के हवाले से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एंगल 180 डिग्री होगा। आगे जाके हम इसका एक MCQs भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से। रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया इज एसेंशियल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ज़रा पॉइंट को गौर से समझिएगा।
रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, लेकिन इनर्शिया क्या करता है, उसको मीन पोजीशन से आगे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाता है। इसलिए हमारे पास इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एसेंशियल होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इन मैस स्प्रिंग सिस्टम द एंगल बिटवीन ए एंड एक्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया ये पॉइंट कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एंगल 180 डिग्री होगा। इन मैस स्प्रिंग सिस्टम ए इज़ ऑलवेज अलोंग रिस्टोरिंग फोर्स, जहाँ पर हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है वहीं पर हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। फॉर क्लोज पाथ, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्यों ज़ीरो होगा, अगर हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा के रखिएगा, किसी भी तरह से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, अगर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नेक्स्ट, जो हमारे पास अगर मैं कहूँ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो गलत नहीं होगा। ज़रा गौर से पॉइंट्स को कवर कीजिएगा आप। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट पी है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट पी की जो मोशन है वो याद रखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। लेकिन जो इस पी का प्रोजेक्शन बन रहा है इस डायामीटर पर, जो प्रोजेक्शन है उसकी जो मोशन है, प्रोजेक्शन की मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, वो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। ये दोनों डिफरेंट मोशंस हैं, इसमें अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पी इज़ ओनली परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉट SHM। वही पॉइंट के पी हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, SHM मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा। इसी तरह एन हमारे पास जो प्रोजेक्शन है पी का डायमीटर के ऊपर, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसी से रिलेटेड एक MCQs देख लेते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वाइब्रेटिंग अलोंग डायमीटर, व्हाट विल बी द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो मोशन है अभी हमने देखा कौन सी मोशन होगी, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जो प्रोजेक्शन की मोशन होगी वो कौन सी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले उसने हमसे को क्या पूछा है, प्रोजेक्शन के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि बी ऑप्शन है हमारे पास, और उसके बाद के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस केस में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अब हम डिफरेंट पोजीशंस पे इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मीन पोजीशन पर जब x इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, मीन पोजीशन पे 0 होगा। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स कि इस पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 91 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 270 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हमारे पास -x0 के इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट्स आपसे MD कैट में किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर बात कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पर x 0 होगा, तो याद रखिएगा वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कैसे होगी, जब हम x 0 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट आ जाएगा। और यहाँ पर यानी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब
नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम की। दोनों पॉइंट्स पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें मीन पोजीशन के ऊपर तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और अगर हम पॉजिटिव एक्सट्रीम की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होगी, मिनिमम होगी और नेगेटिव एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्सट्रीम पर भी मैक्सिमम होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फेज़ क्या है हमारे पास, फेज़ हमारे पास x इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस फाई। अब ये थीटा और फाई को आपने समझना है। सबसे पहले एफएससी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या नहीं होती इस टॉपिक की, लेकिन एमडी कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट बी पॉइंट से पी पॉइंट पर गया है, बी पॉइंट से पी पॉइंट तक का जो एंगल है उसको तो हम थीटा कहते हैं, वो तो आ गया साइन थीटा। लेकिन फाई क्या है, फाई जिस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट्स ने, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो एंगल होगा उस एंगल को हम इनिशियल फेज़ कहते हैं और इसी वजह से ये इक्वेशन लिखी जाती है। अगर फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर ही मीन पोजीशन से करता है, मीन्स कि एक्स से स्टार्ट करता है मूव करना, तो इनिशियल फेज़ हमारे पास ज़ीरो होगा। इनिशियल फेज़ ज़ीरो होगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स नॉट साइन थीटा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है इस वाई पॉइंट से, तो हम इनिशियल फेज़ हमारे पास 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो हमारे पास इस फेज़ की पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और यही पॉइंट है एमडी कैट के हवाले से। एमडी कैट में यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आएगा कि वो आपसे पूछेगा अगर हमारे पास फेज़ की ये इक्वेशन है तो बताओ ऑब्जेक्ट ने किस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था। ये आपको डिफरेंट इक्वेशंस दे के आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट ने स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या इसका एंगल क्या था जब उसने मूव करना स्टार्ट किया था। जब P स्टार्ट फ्रॉम 180 डिग्री मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो अगर हम फाई की जगह पे इनिशियल एंगल 180 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट साइन थीटा। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो इनिशियल फेज का 270 डिग्री होगा और हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन इक्वेशंस को आपने याद रखना है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन स्प्रिंग मैस सिस्टम। ये अक्सर एक आधी दफ़ा पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इफ़ द स्प्रिंग इज़ कट इनटू पार्ट्स एंड ज्वाइन टुगेदर, अगर हम स्प्रिंग को कट करें और उनको ज्वाइन करें कि इसमें सीरीज़ में ज्वाइन करें, तो उसकी जो हमारे पास इक्वलेंट के की वैल्यू होगी वो हमारे पास इक्वल होगी 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। और जो इक्वलेंट कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा लेस देन होगा मिनिमम के की वैल्यू से। मींस के सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर जो के की सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो इक्वलेंट के होगा वो उससे भी छोटा होगा। इक्वलेंट के जो है हमारे पास वो लेस देन है के मिनिमम से, और इसका जो फार्मूला होगा के इक्वलेंट का इज इक्वल टू के ओवर एन। एन नंबर है जितने पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया था। और अगर टाइम पीरियड हमारे पास डिक्रीज़ करता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कांस्टेंट डिक्रीज़ कर रहा है, के डिक्रीज़ करेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ करेगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज़ करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। ये लास्ट तीनों रिलेशंस आपने याद रखने हैं कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज़ करता है तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ करेगा, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज़ कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
इसी तरह अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, मींस के स्प्रिंग को अगर हम पैरेलल कनेक्ट करें तो उसका जो के इक्विवेलेंट होगा वो इक्वल होगा K1 + K2 + K3 एंड सो ऑन। और इसका के इक्विवेलेंट सबसे ज़्यादा होगा, मींस के यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी K1 की हो, K2 की हो, K3 की एंड किसी की भी हो, उससे भी के इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसका फार्मूला है निकालने का के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन के। और यहाँ पर अगर के की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो टाइम पीरियड डिक्रीज़ करेगा और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें द स्प्रिंग कांस्टेंट, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको इस MCQs में हम सॉल्व करके देखेंगे। द स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 Newton per meter is connected with the mass and set into vibration such that its time period is V. Now the spring is cut into 3 equal parts. अब उसने स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया है और ज्वाइन किस में कर रहा है, पैरेलल कम्बिनेशन में ज्वाइन कर रहा है। Then if this combination is set into vibration with same mass उसने चेंज नहीं किया, then new time period will be। अब हम वही फार्मूले यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले के की जो वैल्यू होगी एक स्प्रिंग के लिए वो 3K होगी, तो के इक्विवेलेंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 9K के। टाइम पीरियड के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी T/3, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरह हमने एक MCQs में पूरे इस टॉपिक को कवर किया। सिंपल पेंडुलम के कुछ पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे, दोबारा से उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। 3 कंडीशंस होती हैं इसमें। पहली कंडीशन है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होना चाहिए, हैवी बॉब होना चाहिए और फ्रिक्शनलेस स्पॉट होनी चाहिए। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल पेंडुलम में, वो याद रखिएगा, आपके जो लेंथ हम कंसीडर करते हैं स्ट्रिंग की, वो स्टार्टिंग पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक होती है। वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी उसमें आता है, मींस के हाफ मास भी उसमें कंसीडर किया जाता है। अगर आप डॉटेड लाइन की तरफ देखें तो ये सेंटर ऑफ मास तक आ रही है और यहीं से हमने क्या लिया, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कंसीडर की है। मीन पोजीशन पे हमारे पास टेंशन डाउनवर्ड है, वेट इसका डाउनवर्ड है, तो टेंशन हमारे पास mg के इक्वल होगी। लेकिन एक पॉइंट जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है मीन पोजीशन पे, मीन्स के यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। यहाँ से आगे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ड्यू टू इनर्शिया कर रहा है, वो फोर्स की वजह से नहीं कर रहा। एट एक्सट्रीम पोजीशन, इस पॉइंट पर जो टेंशन है हमारे पास वो mg cos थीटा है और रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा। वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इस पॉइंट पर और वेलोसिटी भी क्या है, ज़ीरो। अब यहाँ से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ से MD-CAT में क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बताएं टेंशन क्या है, और इस तरह भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किस किस पॉइंट पर होगी। ये पॉइंट सारे आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट 2 फार्मूले भी, टाइम पीरियड का और फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपने याद रखना है। इससे रेलिवेंट हम एक MCQs भी सॉल्व करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड T एट अर्थ इज टेकन टू मून, What will be its time period P on moon? मून पे उसका टाइम पीरियड क्या होगा। एक कॉमन सा पॉइंट है हमारे माइंड में कि ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 होती है मून के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड के फार्मूले में g की वैल्यू पुट करेंगे, g डिवाइडेड बाय 1/6 g प्राइम इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 6। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा t इंटू √6। तो हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सिंपल सा हमारे पास MCQs था, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ MCQs और प्रैक्टिस कर रहे हैं। द मैक्सिमम इक्वल पार्ट्स विच कैन बी डन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कितने पार्ट्स हम इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4,
ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हो गए हैं 4, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द टाइम टेकन बाय हार्मोनिक ऑसिलेटर टू मूव मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो 1/4 पार्ट है, तो t डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेकंड पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड हो और उसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो, ऐसे पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी है जो A second pendulum is on earth is taken to moon, then its time period on moon will be। मून पे उसका टाइम पीरियड क्या होगा सेकंड पेंडुलम का। ज़मीन पे तो 2 सेकंड था, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमें पता है वहाँ मून पर जाके ग्रेविटी की वैल्यू डाउन करती है, और अगर ग्रेविटी डाउन होगी डिक्रीज होगी तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ज़मीन पर टाइम पीरियड 2 सेकंड था, डेफिनेटली मून पर जाकर उसका टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ पेंडुलम माउंटेड इन इट। अगर हमारे पास लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है तो याद रखिएगा फ्रिक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रेलिवेंट अक्सर एमडी कैट में पूछ लिया जाता है। अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, एक लिफ्ट जो है अपवर्ड मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम माउंटेड इन इट इफ इट हैड टाइम पीरियड टी। अगर हमारे पास उसका टाइम पीरियड क्या हो, रेस्ट पर टी के इक्वल हो, तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सोल्यूशन में अगर हम सबसे पहली बात करें पहली लाइन की, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अपवर्ड जब लिफ्ट जाती है तो उसकी टेंशन जो होती है हमारे पास इक्वल होती है mg प्लस एम ए। यहाँ पर अगर हमको कॉमन ले तो उसकी टेंशन हमारे पास आएगी m इंटू जी प्लस ए। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम चेंज करेंगे, यहाँ पर g की जगह पे a पुट करेंगे, तो a एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटी के इक्वल है, तो ये 2g हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आएगा t/√2। तो इस केस में हमारे पास a ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी, और इस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इसी तरह हमने ये फार्मूले भी इनके याद रखने हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx², और काइनेटिक एनर्जी ये टोटल एनर्जी का वैल्यू है हमारे पास 1/2 kx²। में से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को निकाल दें तो पीछे जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। एट मीन पोजीशन अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार एजुकेशन लेक्चर सीरीज़। आज हम एमडी कैट फिज़िक्स का 7th लेक्चर डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर में हम चैप्टर 6 को कवर करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन में आज हमारे पास टॉपिक हैं मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, और लास्ट टॉपिक होगा डॉपलर इफेक्ट। पहला टॉपिक है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। द वेव्स विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास साउंड वेव्स हमारे पास एक मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन दोनों टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एमसीक्यूज देख लेते हैं। एन एक्सप्लोजन टेक प्लेस ऑन मून, विच थिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अर्थ।
अगर एक धमाका चांद पर होता है तो ज़मीन पर रहते हुए हम क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे? क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम उसे सुन सकते हैं? क्या हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि हम साउंड वेव्स जो हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं और इसको प्रोपोगेट करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट पे गौर करें तो मून के ऊपर हमारे पास किसी किस्म का कोई एटमॉस्फेयर, कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, तो साउंड वेव मून से अर्थ तक ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इस केस में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि हम उसे सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हमारे पास दो बेसिक टाइप हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस कर लेते हैं। इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। फर्स्ट करो, यहाँ से वेव प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर जो उसके पार्टिकल हैं वो 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है, इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट एट 0 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर हम स्प्रिंग पे गौर करें तो हमारे पास प्रोपोगेशन और जो उसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी और साउंड वेव्स एक्चुअली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट रिलेशंस। इन इम्पोर्टेंट रिलेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। पहला रिलेशन है हमारा फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के दरमियान। फाई इज़ इक्वल टू 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा। यहाँ पर फाई हमारे पास फेस डिफरेंस है और एक्स हमारे पास पाथ डिफरेंस है और लेमडा हमारे पास वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है। इस रिलेशन से एमसीक्यूज कैसे आते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में ये एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हेन वेव्स मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इस फिनोमिना को हम फिजिक्स में रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। व्हेन वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का। एमडी कैट में अक्सर इसके रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। व्हेन वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में वेव जाएगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, बाकी हर चीज़ चेंज हो जाए लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ फॉर ऑल वेव्स। तमाम वेव्स के लिए जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। और अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी सेम रहे मींस के कांस्टेंट हो तो हमारे पास स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के। मींस के वेवलेंथ बढ़ाने से स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और स्पीड के ज़्यादा होने से हमारे पास वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम लेस डेंसर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन व्हाट इज़ ट्रू, फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, अब उन्होंने पहला ऑप्शन पढ़ा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वो इसी को टिक कर देंगे। बेटा बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जिसमें सारे ऑप्शन ठीक होते हैं, जैसे कि इस केस में हमारे पास फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम बिल्कुल ठीक, वेवलेंथ डिक्रीज बिल्कुल ठीक, स्पीड डिक्रीज बिल्कुल ठीक, और आखिरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। तो इस केस में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस चीज़ का आपने एमडी कैट में लाजमी खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ रिपल टैंक। अब रिपल टैंक आपने 9th लेवल पे पढ़ा था, लेकिन एमडी कैट में इससे रेलिवेंट भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। व्हेन वाटर वेव्स ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन वाटर स्पीड डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम, ऑल ऑफ दीज। इस केस में भी हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रिपल टैंक में भी ये तीनों चीज़ें परफॉर्म होगी। नेक्स्ट है हमारे पास
रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी? रिफ्लेक्शन ऑफ डेंसर बाउंड्री। अगर रिफ्लेक्शन डेंसर बाउंड्री की होती है किसकी? ट्रांसवर्स वेव की, तो हमारे पास फेस डिफरेंस आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रफ क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पाथ डिफरेंस होगा हमारे पास वो λ/2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन होती है ट्रांसवर्स वेव की रेयर बाउंड्री से, तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा और पाथ डिफरेंस भी क्या होगा? 0 होगा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अपोजिट है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के। मींस कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर डेंसर बाउंड्री से होती है तो फेज डिफरेंस 0 होगा और पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0। और अगर रेयर बाउंड्री से होती है तो हमारे पास फेज डिफरेंस 180 होगा और पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/2। बिहेवियर ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अबाउट रिफ्लेक्शन इज इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये पॉइंट्स आपने सारे चारों के चारों याद रखने हैं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं MCQs से। When a transverse wave strike a denser boundary and reflected back, then it strike the boundary. Then trough is reflected. अब कौन क्या चीज़ टकराई थी जाके बाउंड्री से? क्रस्ट। अब अभी हमने पढ़ा कि उसमें 180 का फेस डिफरेंस होता है, तो अगर फेस डिफरेंस होगा तो क्रस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। Next, when a longitudinal wave strike a denser boundary and reflected back, then its compression strike the boundary. अब यहाँ पे longitudinal waves की बात हो रही है। टकरा क्या रही है? compression टकरा रहा है किससे? हमारे पास बाउंड्री से। अब कंप्रेशन हमारे पास टकरा रहा है तो इस कंप्रेशन ही हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक होगा। इसमें भी हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इन फार्मूलों को आपने चारों पांचों फार्मूलों को याद रखना है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कम वेवलेंथ गैमा रेज की होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है। जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स से गैमा रेज की तरफ जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज करेगी, मोमेंटम इंक्रीज करेगा, लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है और यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। एनर्जी इस तरफ इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज कर रही है। MTCAT में 2 पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा विजिबल रीजन है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि विजिबल रेंज कितनी है। 400 नैनोमीटर से हमारे पास 700 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज होती है। ये पॉइंट्स भी आपने याद रखना है और ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेव्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। ये सारी जो वेव्स हैं हमारे पास ये वैक्यूम में सेम स्पीड से मूव करेगी। मीन्स के इसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये कांस्टेंट होगी। इस वैक्यूम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कांस्टेंट होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है और ये छोटी छोटी वैल्यूज़ आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट है साउंड वेव्स। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस कर रहे थे तो साउंड वेव्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 तरह की साउंड वेव्स होती हैं। पहला है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक की जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है और ये इंसान को सुनाई नहीं देती। दूसरी होती है हमारे पास सोनिक। ये रेंज हम इंसानों को सुनाई देती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है हमारे पास और ये इंसानों को सुनाई देती है। तीसरी है हमारे पास अल्ट्रासोनिक। ये भी इंसानों को सुनाई नहीं देती, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अबव 20,000 हर्ट्ज होती है। और अक्सर आपने एक नाम सुना होगा साइलेंट विसल का, जो डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल होती है। उसकी रेंज भी एक्चुअली हमारे पास 25,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको अल्ट्रासोनिक में ट्रीट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एयर ऑल टाइप ऑफ वेव्स, इन ऑल टाइप ऑफ साउंड वेव्स की स्पीड जो होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स। डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि अक्सर MTCAT में बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ने जो तैयारी की होती है वो
मुश्किल सवालों की होती है और वो सिंपल क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने जब टॉपिक कवर करना है तो आपने उसके सिंपल चीज़ें भी साथ देखनी है और उसके में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मुश्किल लग रहे हैं वो भी आपने साथ साथ कवर करने हैं। स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन देख रहे हैं। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी are superimposed while traveling in opposite direction are known as stationary waves। अगर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें और सेम फ्रिक्वेंसी की हों तो हमें उन्हें क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, स्ट्रेच स्ट्रिंग, एयर कॉलम। और एयर कॉलम को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट वन एंड। इन स्ट्रेच स्ट्रिंग फर्ज करें हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट्स को हमने फिक्स कर दिया, एक को इस पॉइंट पर और दूसरे को इस पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट्स पर जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास नोड कहलाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। फ़र्ज़ करें हम स्ट्रिंग को अगर प्लग करें L/2 पॉइंट से, मींस के सेंटर पॉइंट से, तो हमारे पास एक हार्मोनिक प्रोड्यूस होगी और उसकी अगर हम वेवलेंथ फाइंड करें, अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास हाफ वेव बन रही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आ जाएगा λ/2, लैम्डा इज इक्वल टू 2L। और हमारे पास जो भी फार्मूला हमने पढ़ कर आए हैं, F इज इक्वल टू V/λ, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास पहली फ्रिक्वेंसी आ जाएगी V/2L। लेकिन अगर L/4 पॉइंट से इसको हम प्लग करें तो हमारे पास दो हार्मोनिक्स बनेंगे और यहाँ पर जो लेंथ होगी वो हमारे पास वेवलेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि एक कंप्लीट वेव बन रही है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो 2f1 के इक्वल आएगी और इसी पॉइंट से हम इसका एक फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं कि n नंबर के लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी हमारे पास वो NF1 के इक्वल होगी। और यहाँ पर MD-CAT के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक इंक्रीज, हम हार्मोनिक्स को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्केच स्ट्रिंग का जो फार्मूला है वो हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं एयर कॉलम ओपन एंड बोथ हैंड ओपन्स के लिए, मींस के पहले पॉइंट के लिए हम वही फार्मूले यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम डायग्राम्स पे गौर करें तो जो इसमें इवन और दोनों आते हैं, मींस के इवन वेवलेंथ भी होगी और ऑड वेवलेंथ भी होगी, दे हैव सेम रिलेशन फॉर स्ट्रेच स्ट्रिंग। n नंबर के लिए फ्रिक्वेंसी क्या होगी, NF1, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फॉर बोथ स्ट्रेच स्ट्रिंग ओपन एयर कॉलम हमारे पास फ्रिक्वेंसी, पहली जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो V/2L आएगी, लेकिन चेंज आएगा ओपन एट वन एंड में, मींस के दूसरे पॉइंट में। इसमें क्या होगा, इसमें पॉइंट पे जाकर हमेशा नोड ही बनेगा, एंटी नोड नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो ओपन एंड में हमारे पास, बोथ एंड ओपन में हमारे पास दोनों पॉइंट्स पे एंटी नोड बनता है। इसमें हमेशा एक पॉइंट पे नोड बनेगा और इसमें हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, मींस के 1 3 5 7। और इसका जो फार्मूला होगा हमारे पास वो होगा Fn इज इक्वल टू NV/4L। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में हमारे पास 4 केसेस हैं। पहले 2 केसेस में हमारे पास सोर्स रेस्ट पर होगा और नेक्स्ट 2 केसेस में हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट पर होगा। सबसे पहले हम पहला केस डिस्कस करते हैं। सोर्स इज इक्वल टू रेस्ट, मीन्स के हमारे पास सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव करेगा टूवर्ड सोर्स, सोर्स की तरफ मूव करेगा। तो पेरेंट फ्रिक्वेंसी ये FA हमारे पास पेरेंट फ्रिक्वेंसी है और F हमारे पास नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है, मीन्स के उस वक्त की फ्रिक्वेंसी जब दोनों क्या थे, रेस्ट पर थे, सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट पर थे। जब ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स मूव करेगा तो हमारे पास ऑब्जर्वर की मोशन उसमें ऐड की जाएगी। तो यहाँ पर जो V+U डेफिनेटली ग्रेटर देन होगा V से, तो पेरेंट फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन होगी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से। हैंस फ्रिक्वेंसी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड विद लैम्डा रिमेन्स सेम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट MD-CAT के हवाले से, वेवलेंथ उस वक्त तक सेम रहेगी जब तक सोर्स रेस्ट पर रहेगा। इन दोनों केसेस में हमें ये देखेंगे कि वेवलेंथ सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमारा सोर्स मूव नहीं कर रहा। हमारे पास वेवलेंथ जो डिपेंड करती है वो सोर्स के ऊपर करती है। नेक्स्ट केस देखते हैं। सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम
सोर्स, इसमें अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो होगी हमारे पास वो लेस होगी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से, हेंस फ्रिक्वेंसी डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन स्पीड बट वेवलेंथ रिमेन सेम। नेक्स्ट थर्ड केस है, इसमें हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहेगा और सोर्स क्या करेगा, मूव करेगा। सोर्स मूव टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर हम सोर्स की मोशन को माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो पेरेंट फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन होगी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से, हेंस फ्रिक्वेंसी इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन वेवलेंथ। सिंपल सा फार्मूले हैं, आपने केस 4 है हमारे पास, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स मूव कर रहा है वे फ्रॉम ऑब्जर्वर। यहाँ पर हमारे पास v लेस देन होगा v प्लस यू के और नॉर्मल फ्रिक्वेंसी लेस देन होगी हमारे पास अपेरेंट फ्रिक्वेंसी के, हेंस f डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेवलेंथ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम MD-CAT फिज़िक्स का 9th लेक्चर डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 को कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले तमाम लेक्चर नहीं सुने हुए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, प्रेशर ऑफ गैस, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट टॉपिक होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स हैं और MD-CAT में हमारे पास इन 4 प्रिंसिपल से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिवाइज करवाना चाहता हूँ। गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट कंपेयर टू देयर स्मॉल साइज। गैस पार्टिकल में जो डिस्टेंस होता है वो उनके साइज से भी ज़्यादा होता है। देयर आर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल में जो कोलिजन होती है वो टोटली इलास्टिक होती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास गैस पार्टिकल्स आर रैपिड, रैंडम एंड हैव काइनेटिक एनर्जी। गैस पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और वो रैंडमली मूव करते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल्स में आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस। टेक्स्ट बुक में हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन MD-CAT में हमने कुछ रिलेशन ड्राइव करने हैं, वो इसके फार्मूले से ड्राइव करेंगे। अगर हम फोकस करें इसके फार्मूले पर, यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और v हमारे पास वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। अगर हम इस पूरे फैक्टर को कांस्टेंट कर दें, मींस के n और v को कांस्टेंट कर दें, तो हमारे पास ये कांस्टेंट और इज इक्वल टू मिलकर हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा और एक फार्मूला बनेगा P प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/2 mv² के। और इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इस केस में हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इस केस में हमारे पास, जब हम गैसेस को डिस्कस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स में नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट इसी फार्मूले से हम कुछ रिलेशन ड्रॉ करेंगे जो MD-CAT में हमारे पास आ सकते हैं। अगर हम फार्मूले पर गौर करें तो हमारे पास m भी कांस्टेंट है, जस्ट v की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास प्रेशर पर फ़र्क आएगा। पहले केस में अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू को डबल कर दें, मींस के v की वैल्यू डबल कर दें, तो v की वैल्यू डबल करेंगे तो हमारे पास प्रेशर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये MD-CAT में आपसे पूछा जा सकता है कि इस केस में अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर एवरेज वेलोसिटी को डबल कर दें, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। क्यों 0 होती है? हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में रैंडमली मूव करते हैं। अभी फर्स्ट स्लाइड में हम ये पॉइंट पढ़कर आए हैं। अगर एक गैस पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा, मींस के रैंडमली मूव करेंगे और रैंडमली हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, कंटेनर में गैस पार्टिकल्स की एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास,
इफ़ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ डबल, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल किया जा रहा है, मीन्स के हमारे पास अब वेलोसिटी को डबल नहीं कर रहा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल कर रहा है, मीन्स के 2 इस पूरे फार्मूले के साथ आएगा। तो डेफिनेटली अगर पूरा फार्मूला 2 टाइम्स हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पूरा फैक्टर काइनेटिक एनर्जी का पूरा फैक्टर 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी हमारे पास 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, if root mean square speed is equal to square root v square, it can only be double if v square, ये उस वक्त होगा जब हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी। ये वही फर्स्ट केस बन गया जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो अगर इस केस में हमसे पूछा जाए तो हमारे पास प्रेशर 4 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड गैस लॉज। हमारे पास फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर हम P को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास फार्मूला बनेगा PV इज इक्वल टू 2/3N इंटू 1/2 mv²। अगर हम T को कांस्टेंट कर दें, मीन्स के टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो हमारे पास PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा और यही हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। बॉयल्स लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा फैक्टर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और थर्ड है हमारे पास टेम्परेचर जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, एक पॉइंट अभी मैंने जो लास्ट स्लाइड में आपको समझाया था वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ हम जो काइनेटिक एनर्जी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल्स की जस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता हो। सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का सम भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास रैंडमली मूव करते हैं तो वहाँ पर हम उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फार्मूला बनेगा यू इंटरनल एनर्जी को डिनोट करता है। U इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आपने याद रखना है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। मीन्स के हमारे पास इंटरनल एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर, और नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, और पाथ पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इस टॉपिक से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बना के समझाऊंगा ताकि आपको याद रहें। एमडी कैट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। पॉइंट्स पे ज़रा फोकस कीजिएगा। पहला पॉइंट है हमारे पास वर्क डन बाय सिस्टम। अब इस केस में सिस्टम वर्क डन कर रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो सिस्टम अगर वर्क डन करेगा तो हमेशा एक्सपेंशन होगी और वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो कंट्रैक्शन होगी और वर्क डन भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसी तरह हीट गिवन टू सिस्टम, जब हम सिस्टम को हीट देंगे तो हमारे पास वो पॉजिटिव होगा और जब हम सिस्टम से हीट लेंगे तब हमारे पास नेगेटिव होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये क्या है, इसका यूनिट भी जूल है, इसका यूनिट भी जूल है और वर्क डन का यूनिट भी क्या होता है, जूल। तो फर्स्ट लॉ को हम कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, एमडी कैट में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है हमारे पास सेम, थर्मल टेम्परेचर। इस केस में हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। मींस के इंटरनल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी।
और अगर हम डेल्टा यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करें 0 के इक्वल, तो तमाम हीट जो है डेल्टा क्यू वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास वर्क डन के अंदर। तो एमडी कैट में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें तमाम हीट वर्क डन में कन्वर्ट होती है। तो आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा, ये जो हीट है ये बहुत स्मॉल होती है, मींस कि ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस क्यों है, अगर आप डायग्राम पे गौर करें, ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोवाइड जस्ट इसलिए कर रहे हैं जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट को अब्जॉर्ब करें और एक्सपेंशन करवा दें, जस्ट वर्क डन करवा दें। अगर हम हीट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की चेंज होगी, जिसकी वजह से ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। पॉइंट आपने याद रखना है। इसकी जो कर्व है हमारे पास वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनाई जाती है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम, अभी हमने सीखा, कोरिक वॉल्यूम को कहते हैं। इस केस में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के और वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मींस कि यहाँ पर हम पिस्टन्स को लॉक कर देंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होने देंगे। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो। लेकिन हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हीटिंग से और कूलिंग से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। मीन्स कि जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो तमाम हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ होगी। अगर हम इसके ग्राफ पर गौर करें तो हमारे पास जस्ट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी ए से बी तक। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम और बैरिक प्रेशर को कहते हैं। तो हमारे पास इस केस में प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन हमारे पास इक्वल होगा पी डेल्टा वी के। ये सिर्फ इसी केस में होगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या होगा, पी डेल्टा वी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास बन जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इस आइसोबैरिक प्रोसेस से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमडी कैट में क्वेश्चन आता है, बल्कि मैं उसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। इसकी जो कर्व होती है यहाँ पर अगर आप गौर करें तो स्ट्रेट लाइन होती है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व बाकी सारी कर्व से सबसे ज़्यादा होगा। तो ये एरिया अंडर द कर्व जो होता है ये हमारे पास एक्चुअली वर्क डन को डिनोट करता है। तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन होगा। मीन्स कि अगर एमडी कैट में आपसे पूछा जाए वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क डन होता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क डन होता है। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास हीट जो है वो कांस्टेंट है, और हीट अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कंप्रेशन से और डिक्रीज करेगा एक्सपेंशन से। मीन्स कि वर्क डन हमारे पास इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस है। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टॉपिक से। इफ़ हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर। एक सिंपल से स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत से बच्चे फ़ौरन से इसके आंसर में मस्ट चॉइस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन बेटा अगर हम अपनी पिछली स्लाइड्स पर जाएं तो हमने यहाँ पर पढ़ा है आइसोथर्मल प्रोसेस में हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास मस्ट राइज कभी भी नहीं होगा, मे राइज, मे नॉट चेंज, और बोथ बी एंड सी। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन अभी हमने पढ़ा, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, हीट कांस्टेंट रहती है, मैकेनिकल एनर्जी गोज आउट टू द सिस्टम, बिल्कुल ठीक। तो इस केस में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों प्रोसेसेस हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एडियाबैटिक कंट्रैक्शन। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डेल्टा क्यू ज़ीरो के इक्वल होगा, मैकेनिकल एनर्जी कम्स इनटू सिस्टम, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास। हीट नीदर इंटर नॉर लीव द सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या रहेगा हमारे पास, राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है, तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोवाइड अस मैक्सिमम वर्क डन बाय सिस्टम। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर करवा दिया लास्ट स्लाइड्स में कि आइसोबैरिक की जो कर्व होती है उसके अंडर एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो मीन्स कि हमारे पास वर्क डन सबसे ज़्यादा किस में होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमडीकैट के ऑल फॉर्मेट्स में यूज भी हो चुका है। फॉर एन एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क डन इज इक्वल टू 100 जूल और व्हाट विल बी इंटरनल एनर्जी। अब देखने में वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव नज़र आ रहा है और तो पॉजिटिव वर्क डन है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन बेटा अगर आप गौर करें यहाँ पर एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात हो रही है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमेशा वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। बेशक उसने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया लेकिन उसने साथ लिखा हुआ है एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एज वी नो डैट सी पी ग्रेटर देन सी वी, ये हम सब जानते हैं कि सी पी हमारे पास ग्रेटर होता है सी वी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर हम गौर करें ऑप्शंस पे, ए ऑप्शन पे गौर करें तो चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर देन चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बी पर गौर करें तो बी ठीक नहीं है। लेकिन सी पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें हर लेक्चर के आखिर में, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।